एपिसोड की शुरुआत 2024 से होती है। एक तरफ जहां पर टोंग को ब्रेकअप की वजह दाई लग रही थी, तो वहीं शेन को ब्रेकअप की वजह जू लग रहा था। टोंग के मुताबिक दाई कभी भी अपनी बातों को लेकर क्लियर नहीं थी। कभी उसे घर चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी वो जू को कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करने को बोलती और कभी खुद ही बिना स्टोरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए फिल्म छोड़कर और जू से रिश्ता तोड़कर चली आती। वहीं शेन के मुताबिक जू एक चीटर है। पहले उसने खुद ही ये मूवी नहीं करनी थी और फिर वो बाद में खुद ही चाहो की सभी बातें मानकर फिल्म में जुड़ गया। शायद ये सब दाई को मूवी से निकालने का प्लान था। इसी बहाने उसने दाई से ब्रेकअप भी कर लिया। दोनों के इस मामले में ओपिनियन चाहे कुछ भी हो, पर जू और दाई उनके इस ब्रेकअप को लेकर एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे थे। उनके हिसाब से दोनों को एक दूसरे की लाइफ के लिए डिसीजन लेने का पूरा हक है। उनकी ये बात सुनकर टोंग जू को उसके और दाई के वीडियोस का हार्ड डिस्क लौटा देता है। ये उसकी लाइफ स्टोरी है, इसे अपने पास रखना जू का हक है। उस हार्ड डिस्क को अपने हाथ में लेकर जू काफ़ी इमोशनल होता है। वहीं शेन जॉब से रिज़ाइन कर देती है। वैसे भी ये जॉब उसने एक बार दाई को देखने के लिए ज्वाइन की थी, क्योंकि उसके वीडियोस देखकर वो उससे ऑब्सेस्ड हो गई थी। पर उसे नहीं पता था सालों बाद दाई की पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी होगी। वो दाई नहीं है जो कि प्यार के लिए किसी से भी लड़ जाती थी। अब ब्रेकअप की बात की स्टोरी भले ही जू और दाई ने टोंग और शेन को नहीं बोली हो, पर यह हमें पता चलता है कि ईयर 2017 में दाई बहुत टाइम तक हनान एयरपोर्ट पर जू का वेट कर रही थी कि शायद एक बार जू सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आता। बीजिंग फ्लाइट के लिए बार बार दाई का नाम अनाउंस किया जा रहा था, इसलिए वो फ्लाइट की तरफ चली जाती है और इसी दौरान दाई वो लैपटॉप हनान एयरपोर्ट में भूल गई थी। उसी लैपटॉप में उसकी और जू की स्टोरी की पूरी जर्नी थी। फिर वो सारे लैपटॉप के वीडियोस टोंग और शेन को मिले और आज जू के पास वापस से उसकी हार्ड ड्राइव आ चुकी थी। फिर जब दाई वापस से बीजिंग आती है तो अपने रेंटिंग अपार्टमेंट में आकर अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि वह अब जू के साथ नहीं रहने वाली थी। इस पैकिंग के दौरान दाई को उनकी सच अ गुड लव स्टोरी का फर्स्ट ड्राफ्ट मिलता है, उनकी पहली ओरिजिनल रियल लाइफ स्टोरी। दाई अब उनकी इस लाइफ स्टोरी का बिना किसी चेंज के मूवी बनाने का डिसाइड करती है। इसलिए वो मूवी के लिए प्रोड्यूसर ढूंढने शेंदू फिल्म कंपनी में जाती है, जहां पर उसने और जू ने ईयर 2010 में ज्वाइन किया था। वहां पर उनकी पहली प्रोडक्शन टीम बनी थी। यहाँ पर उनकी बनाई गई पहली शॉर्ट फिल्म को भी अवार्ड मिला था। उन्हीं सब बातों को याद करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। आज वो इस जगह पर अकेली खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर चैन आता है। चैन की अब डैन से शादी हो चुकी थी और डैन अब इस फिल्म कंपनी की चेयरमैन बन चुकी थी। डैन यहाँ पर सच अ गुड लव स्टोरी पर मूवी बनाने के लिए डैन से इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए आई थी। इस मूवी को डायरेक्ट वही करेगी और स्टोरी में कोई भी चेंजेस करने को दाई बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। स्टोरी बिल्कुल ओरिजिनल ही रहेगी। दाई की ये डिमांड डैन को पसंद नहीं आती, इसलिए वो इस मूवी को प्रोड्यूस करने से मना कर देती है। उसके मुताबिक ऐसे पुराने टाइम की नॉस्टैल्जिया स्टोरीज लोगों को पसंद नहीं आते। चैन यहाँ पर दाई की हेल्प करना चाहता था। उसने खुद स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन के दौरान जू की ये स्क्रिप्ट को पढ़ा था। उसके मुताबिक ये स्टोरी बिल्कुल हिट रहेगी। ये स्टोरी सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है, लेकिन डैन यहाँ पर उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वैसे भी चैन उसके लिए हस्बैंड कम और एक एम्प्लॉय ज़्यादा था, पर यहाँ पर भले ही डैन और बाकी फिल्म कंपनीज दाई की स्टोरी पर इन्वेस्ट करने से मना कर दे, लेकिन दाई ने अब खुद के पैसे से मूवी बनाने का डिसाइड कर लिया था। फिर जब वो वहाँ से जा रही थी तभी चैन उसे रोककर जू के बारे में बताता है। इन दिनों जू ने अपने पुराने सभी दोस्तों को कॉल करके दाई के बारे में पूछा था और आखिर एक मूवी की वजह से दोनों ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं। पर दाई को अब जू से कोई भी लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने लिए जिएगी, अपने बारे में सोचेगी। अब जब उसने मूवी बनाने का डिसीजन ले ही लिया था तो भला वो हार कैसे मानेगी। कुछ दिनों में वो मूवी के क्रू से लेकर एक्टर्स को अपॉइंट कर लेती है और सच अ गुड लव स्टोरी मूवी बनाने की शूटिंग शुरू कर देती है, जहां वो ओरिजिनल लोकेशन पर ही मूवी का शूट कर रही थी। और बीजिंग की शुरुआती लाइफ की जर्नी दिखाने के लिए वो यूजिंग रेजिडेंस जाती है, जहाँ पर वो और जू उनके सबसे अच्छे दोस्तों के साथ रहा करते थे। उसी दिन दाई की हेल्प करने के लिए वहाँ पर उसके कुछ पुराने दोस्त भी आते हैं और उन लोगों ने सच अ गुड लव लिखा हुआ यूनिफॉर्म भी क्रू के लिए बना लिया था, जो देखकर दाई काफ़ी इमोशनल होती है। अब उसके पास स्क्रीन राइटर, एडिटर, कैमरामैन सब कुछ आ चुके थे, जिसके बाद दाई मूवी की शूटिंग शुरू करती है। यहाँ पर वो उसी सीन को शूट कर रही थी जहाँ एक बार जो टेडी आउटफिट पहनकर उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इमोशनल सपोर्ट दे रहा था। जब दाई जॉब न मिलने से दुखी थी, पर इस शूट के दौरान वहाँ पर कुछ लोग उनकी शूटिंग रोकने के लिए आ जाते हैं,
क्योंकि कुछ ही दिनों में इस रेजिडेंस को डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस टाइम पर वो लोग किसी को वहाँ शूटिंग की परमिशन नहीं दे सकते थे और इन लोगों का लीडर बॉस और कोई नहीं बल्कि मिस्टर बॉन्ग है, जो कि प्रेजेंट टाइम में दाई की फिल्म कंपनी का चेयरमैन है, जो दाई के प्यार में पागल है। आखिर एक माफिया गैंग लीडर एक फिल्म कंपनी का मालिक कैसे बन गया और वो दाई का दीवाना कैसे बना, ये भी हमें आगे पता चलेगा। फिर ईयर 2017 में अब बॉन्ग के ऑर्डर पर उसके गुंडे दाई की शूटिंग का सामान तोड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें जल्दी वहां से निकल जाने का ऑर्डर देते हैं। दाई को किसी भी तरीके से इसी रेजिडेंस में अपनी मूवी का फर्स्ट हाफ शूट करना था, इसीलिए वो बॉन्ग के पास जाकर शूटिंग के लिए सिर्फ एक दिन का टाइम मांगती है। एक दिन के अंदर वो अपना पूरा शूट खत्म करके चली जाएगी, लेकिन बॉन्ग उसकी ये बात नहीं सुनता। आखिर उसने ये जगह खरीदी है, यहाँ की बिल्डिंग तोड़कर अब उसे कोई मॉल या फिर बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो फिर वो उसके लिए अपना एक दिन वेस्ट क्यों करेगा। वो दाई को वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। अब बॉन्ग जब उसकी बात नहीं सुनता तो दाई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो जेसीबी के सामने खड़ी हो जाती है और बिल्डिंग डिमोलिश नहीं करने देती। तब बॉन्ग हैमर लेकर उसे मारने की धमकी देता है, उसे डराता धमकाता है, पर फिर भी दाई जेसीबी के सामने से नहीं हटती। उल्टा वो एक जगह पर बैठ जाती है और शूटिंग के लिए बॉन्ग से सिर्फ एक दिन का टाइम मांगती है। बॉन्ग तो अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और वो दाई को वहां से भगाने के लिए अपने गुंडों के हाथों उसके ऊपर पानी डालने लग जाता है। बॉन्ग अगर जिद्दी है तो दाई भी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। वो भला उसके हैमर से क्या ही डरेगी, जो कि खुद अपने बॉयफ्रेंड को पीटने के लिए हैमर लेकर उसके रूम में चली गई थी। अब घंटों तक पानी उसके ऊपर डालने के बाद भी दाई वहीं पर बैठी रहती है। उसकी इस जिद पर बॉन्ग हार मान जाता है और फाइनली उसे वहां पर डिमोलिशन से पहले शूटिंग करने की परमिशन दे देता है। लेकिन बॉन्ग को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक फिल्म के लिए उसने अपनी लाइफ को इतना रिस्क में क्यों डाला है। सालों से वो इस माफिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आज वो चाइना का सबसे खतरनाक माफिया है। उसके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी बार तो मरते मरते बचा है। पर दाई के मुताबिक बॉन्ग को हमेशा से पावरफुल बनना था, तो अगर कभी उसे पास्ट में जाने का मौका भी मिले तब भी उसका यंगर सेल्फ यही काम करेगा। वैसे बिना किसी डर के दाई के लिए ये मूवी उसकी जान से ज्यादा जरूरी है। ये बात बॉन्ग के दिल को छू जाती है। वो सिर्फ उसे रेजिडेंस में शूटिंग करने की परमिशन ही नहीं देता, बल्कि खुद उसकी मूवी में ओल्ड मिंग का कैरेक्टर प्ले करता है। उसे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो दाई के लिए पूरी कोशिश करता है। यहाँ तक अगर शूटिंग में कोई दाई की बात नहीं सुनता था तब बॉन्ग उन्हें धमकी देकर काम पर लगा देता था। दाई के अलावा सभी बॉन्ग से डरते थे। फिर दाई वो टेरेस वाला मोमेंट शूट करती है जहाँ पर जो अपनी रूममेट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और अपने अपने फ्यूचर ड्रीम्स एक दूसरे को बता रहे थे। दाई ने अपने सभी दोस्तों के कैरेक्टर्स को, उनके मूवमेंट्स को अपनी रियल लाइफ मूवी में इंक्लूड किया था, क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस दौरान दाई का काम उसका कॉन्फिडेंस और हिम्मत देखकर बॉन्ग तो उसके प्यार में ही पड़ जाता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। और अगर दाई को उसका ये माफिया वाला काम पसंद नहीं है तो वो छोड़ देगा, लेकिन दाई उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। उसके मुताबिक उसने प्यार में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब वो खुद के लिए जिएगी और अपना करियर आगे बढ़ाएगी। पर बॉन्ग कहाँ हार मानने वाला था। वो उसके दोस्तों को उसकी पसंद पूछता है, लेकिन बॉन्ग तो जू से बिल्कुल ही डिफरेंट था, इसीलिए वो लोग उसे समझाते हैं कि वो दाई के टाइप का नहीं है। फिर भी बॉन्ग इतनी जल्दी दाई को नहीं भूलने वाला था, क्योंकि पहली बार उसे किसी से ट्रू लव हुआ था। भले ही दाई उससे प्यार ना करे, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए वो दाई को उसके साथ एक फिल्म कंपनी स्टार्ट करने का ऑफर देता है, ताकि दाई वो बिजनेस कलीग के हिसाब से हमेशा साथ में रह सके। दाई भी उसकी इस बात को मान जाती है, जिसके बाद बॉन्ग माफिया का काम छोड़ देता है और दाई के साथ फिल्म कंपनी स्टार्ट करता है, जहाँ वो चेयरमैन है और दाई कंपनी की प्रोड्यूसर। दोनों ने मिलकर कई सारे हिट ड्रामास और मूवी बनाई और आज तक बॉन्ग दाई से प्यार करता आ रहा है, भले ही दाई ने उसका प्यार एक्सेप्ट ना किया हो। यहाँ तक कि दाई के लिए उसने अभी तक यूजिंग रेजिडेंस को भी डिमोलिश नहीं किया था, क्योंकि उस बिल्डिंग में दाई की कई सारी मेमोरीज हैं। वहाँ से उसने बीजिंग में रहने का स्ट्रगल शुरू किया था। आज ईयर 2025 में उनकी फिल्म कंपनी का सक्सेस पार्टी चल रहा था। इस साल उनकी कंपनी की मूवीज और ड्रामा ने $2 बिलियन की कमाई की थी। दाई और बॉन्ग बिजनेस पार्टनर के हिसाब से हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ इस पार्टी में बॉन्ग सच अ गुड लव स्टोरी मूवी के बारे में बात करता है। उस मूवी में दाई ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग लगा दी थी और उस मूवी का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड
रिकॉर्ड आज तक कोई भी मूवी नहीं तोड़ पाई। इसीलिए उस मूवी में जिस एक्ट्रेस ने दाई का रोल प्ले किया था उसे भी बुलाया गया था, जो आज उस मूवी की वजह से काफ़ी फेमस भी हो गई थी। वहीं दाई ने शेन को भी पार्टी में बुलाया था। आखिर शेन ने ईयर 2024 का पूरा साल उनके साथ काम किया था, तो लास्ट ईयर की सक्सेस पार्टी में उसे तो होना ही चाहिए, भले ही वो अब इस कंपनी की एम्प्लॉय ना हो। अब पार्टी के दौरान वो एक्ट्रेस उन्हें एक न्यू नॉवल स्टोरी के बारे में बताती है, जिसका नाम वी एक्चुअली ब्रोक अप इन 2025 है। उस नॉवल की स्टोरी उस एक्ट्रेस को बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए वो दाई को इस नॉवल पर मूवी बनाने की एडवाइस देती है। ये स्टोरी किसी को भी रुला सकती है। उस एक्ट्रेस की बात पर कई सारे एम्प्लॉयज़ भी एग्री करते हैं, उन्होंने भी ये नॉवल पढ़ी थी। दाई के पास ये नॉवल पढ़ने का टाइम तो नहीं था, इसीलिए वो शेन को नॉवल पढ़कर उसे स्टोरी बाद में एक्सप्लेन करने को कहती है, और स्टोरी जानने के बाद ही वो इस पर मूवी बनाने के बारे में सोचेगी। दूसरी तरफ जू के हॉटपॉट रेस्टोरेंट में भी कस्टमर्स भी एक्चुअली ब्रेकअप इन 2025 नॉवल की बात कर रहे थे। पूरे चाइना में अब वो नॉवल ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी थी। सबको वो नॉवल अपने सच्चे प्यार को याद करने में मजबूर कर रही थी। उसकी कहानी सच में बहुत ही डीप थी। शायद ही कोई ऐसा हो जो कि उस स्टोरी को पढ़कर रोए ना हो। उसी टाइम वहाँ पर टोंग आता है जू से मिलने के लिए। शेन ने वो नॉवल टोंग को भेजा था और दोनों को नॉवल पढ़कर पता चल चुका था कि वो नॉवल जू ने ही लिखी है, क्योंकि उसकी स्टोरी उनकी एक्चुअल लव स्टोरी से सिमिलर है और टोंग उस नॉवल को एक मूवी में बदलना चाहता था। इसलिए वो उसके साथ बीजिंग एक बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर से मिलने जाने को कहता है। लेकिन जो फिर से उन मूवीज़ के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था, वो अपनी इस करंट लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश है। इसीलिए वो टोंग के लाख समझाने पर भी नहीं मानता। लेकिन टोंग को समझ नहीं आता कि आखिर जिस लड़के का ड्रीम बड़ा डायरेक्टर बनना था, वो आज हॉटपॉट रेस्टोरेंट क्यों चला रहा है। तब जो उसे अपनी करंट लाइफ की वजह बताने लग जाता है। ईयर 2017 में उसकी मूवी बनकर रेडी हो गई थी। भले ही उसकी मूवी की कहानी से लेकर उसका टाइटल सब कुछ बदल दिया हो, फिर भी पब्लिसिटी के लिए चाओ मीडिया के सामने यही बोल रही थी कि ये मूवी जू की रियल लाइफ स्टोरी है, और वो जू को भी यही झूठ मीडिया के सामने बोलने को कह रही थी। लेकिन जू खुद से कैसे झूठ बोले। ऊपर से मूवी से दाई का नाम पूरी तरीके से हटा दिया गया था, जबकि उसने 2 महीने तक इस मूवी में काम किया था। इसीलिए वो चाओ को दाई का नाम मूवी में एज अ को डायरेक्टर रखने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए चाओ भी मान जाती है। लेकिन इस वीक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो को दाई के साथ कपल की तरह आना होगा, तभी वो दाई का नाम मूवी में इंक्लूड करेगी। ये सुनकर जू उसे कई सारे मैसेजेस करता है, उसे वापस बुलाता है, लेकिन दाई की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ तक कि दाई की मॉम भी उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताती और ना ही उसे ठीक से बात करती है। ऐसी ये मूवी प्रीमियर का दिन आ जाता है। जू के पास दाई की चेयर खाली थी, वो उसका वेट कर रहा था। जू का ध्यान अपनी पहली डायरेक्टेड मूवी पर नहीं था, बल्कि दाई पर था। लेकिन तभी वेट करने के बाद भी वो वहाँ पर नहीं आती। जू का डायरेक्टर बनने का सपना पूरा हुआ, उसकी मूवी हिट भी हुई, लोग उसके डायरेक्शन की काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे। उसे कई सारे मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन किस कीमत पर? अपने प्यार को खोकर। वो तो पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। घर के हर कोने में उसे दाई की याद आती थी। अब जाकर उसे समझ में आया कि उसका सपना दाई थी। उसके साथ पूरी लाइफ रहना ही उसका मेन सपना था। इसीलिए आज सक्सेस पाकर भी वो खुश नहीं था। तभी उसे सोशल मीडिया पर हाउ की एक फ़ोटो दिखती है, जिसके पीछे के मिरर में उसे दाई दिख जाती है। उस दिन न्यू ईयर की रात थी, तो वो आज फिर से 2008 के न्यू ईयर की तरह दाई से मिलने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए ईज़ू चला जाता है। उसे किसी भी तरीके से न्यू ईयर से 1 मिनट पहले दाई के सामने आना था और उसे सबसे पहले न्यू ईयर विश करना था। इसीलिए प्लेन टिकट ना मिलने पर वो बाय रोड ही अपनी कार से ईज़ू के लिए निकल जाता है। वहीं दाई भी जू को न्यू ईयर पर मिस कर रही थी, लेकिन जू न्यू ईयर से पहले उस तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए वो आधे रास्ते में रुककर फायरवर्क्स को देखकर दाई को याद करता है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को याद करके न्यू ईयर विश करते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम 2025 न्यू ईयर की रात को टोंग शेन को कॉल करता है। दोनों एक दूसरे को कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन बोल ही नहीं पाते। दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहकर भी एक दूसरे को मिस कर रहे थे। बस दोनों यही कहते हैं कि उन्हें ईयर 2025 में उनका सच्चा प्यार मिल चुका है, जबकि दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। इधर जो पान और शेनशन के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए डिनर कर रहा था, वो लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं। अब जू के लिए पान और शेनशन ही एक फैमिली बन चुके थे, और वो अपनी पास्ट लाइफ को दाई की मेमोरीज को कहानी बनाकर लिखता था। उसके वीडियोस देखकर ही वो अपनी लाइफ जी रहा था, क्योंकि उससे मिलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। शायद दाई ने आज तक उसे माफ़ नहीं किया। जिसके बाद हमें साल 2018 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले जू ने चाओ के सामने डिमांड रखी थी कि वो सच अ गुड लव स्टोरी में बिना कोई चेंजेस किए मूवी बनाएगा और उसमें दाई को डायरेक्टर होगी। लेकिन प्रॉमिस करने के बाद भी
जहाँ वो इस बार एक न्यू मूवी का कॉन्ट्रैक्ट जू को साइन करने के लिए बोलती है और सच अ गुड लव स्टोरी को बाद में बनाने के लिए कहती है। वैसे भी जू को ये मूवी डायरेक्ट करने के लिए 3 मिलियन दिया जा रहा था। पैसा, सक्सेस सब कुछ मिल रहा था उसे, तो जू को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जू अब कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर देता है, लेकिन दिल उसका अभी भी नहीं मान रहा था। इसीलिए वो अपनी खुद की सेविंग्स यूज करके सच अ गुड लव स्टोरी मूवी को खुद बनाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो अपने पहले प्रोडक्शन हाउस के सभी मेंबर्स को मिलने के लिए बुलाता है और उन्हें मूवी उसके साथ बनाने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन वो लोग इसके लिए उसे मना कर देते हैं और ना ही दाई के साथ इसी मूवी को बनाने के बारे में जू को कुछ बोलते हैं। जू अब भी उनसे मूवी के बारे में बात कर रहा था, पर उसने एक बार भी उन लोगों से दाई के बारे में नहीं पूछा। इस बात से नाराज होकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सब कुछ होकर भी अब जू अकेला पड़ गया था। दाई तो पहले ही उसे दूर जा चुकी थी, अब उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसी दिन उसे न्यूज़ में एक मूवी के बारे में पता चलता है जिसने सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ऐसी लो बजट मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि डायरेक्टर ने अपनी लाइफ स्टोरी उस मूवी में दिखाई थी और उस मूवी का नाम था सच अ गुड लव स्टोरी। ये सुनकर जो तुरंत उस मूवी को देखता है, जो देखकर वो इमोशनल हो जाता है और दाई को याद करके बहुत ही ज़्यादा रोता है। पूरी की पूरी मूवी उनकी रियल लाइफ की स्टोरी की रिफ्लेक्शन थी। हर एक सीन उनकी पास्ट मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। अपनी लव स्टोरी पर मूवी बनाने का सपना जिसे जू ने छोड़ दिया था, उसे दाई ने उसके सपोर्ट के बिना ही पूरा किया और जू पैसे और सक्सेस के पीछे भागता रहा। इस मूवी ने जू का बनाया हुआ मूवी का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया था। ये सब सोचकर जू बहुत ज़्यादा रोता है। इसके अगले ही दिन जू दाई से मिलने के लिए ईजू उसकी मॉम के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ से उसके नेबर से दाई की मॉम की मौत के बारे में पता चलता है। कुछ ही दिनों पहले हाओ की स्टमक कैंसर से मौत हो गई। उसने अपनी बीमारी के बारे में दाई को कुछ भी नहीं बोला था। हाओ की मौत के बाद दाई बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी और उसने अभी घर भी बेच दिया है। मतलब कि अब दाई के लिए ईजो में आने की कोई भी वजह नहीं बची थी। जिसके बाद जो हाओ की ग्रेव पर जाकर वहाँ फ्लावर्स रखता है। हाओ ने जू पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, उससे प्रॉमिस भी लिया था कि जो हमेशा दाई के साथ ही रहेगा, उसका ख्याल रखेगा। लेकिन उनसे किया हुआ एक भी प्रॉमिस वो नहीं निभा पाया। इस बात को लेकर जो काफ़ी गिल्टी फील करता है। लास्ट ईयर 2010 में हाओ ने जू पर भरोसा करके दाई की शादी टियान से तोड़ दी थी और दाई को जू के साथ बीजिंग भेज दिया था। इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी जू हाओ का एक भी प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाया। इन्हीं बातों को सोचते सोचते जू उसी रिवर के पास आता है जहाँ ईयर 2010 में वो और दाई बात कर रहे थे। नेबर से यहाँ जू को पता चलता है कि अपनी मॉम की मौत के बाद दाई इसी रिवर के पास बैठकर रो रही थी और चिल्ला रही थी। फ्रस्ट्रेशन में जू आज भी वैसे ही चिल्लाता है, लेकिन आज उसकी आवाज़ को रिस्पॉन्स करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। खुद को इतना अकेला पाकर वो उस रिवर में कूद जाता है इसी उम्मीद में कि शायद कहीं से दाई उसे बचाने के लिए आ जाएगी। अब दाई तो उसे बचाने के लिए नहीं आती, लेकिन एक दूसरी लड़की उसे बचाने के लिए आ जाती है और पानी से बाहर निकालती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पान थी। जिसके बाद जो पान के साथ उसके हॉटपॉट रेस्टोरेंट में आता है। जब पान ने पहली बार ये रेस्टोरेंट शुरू किया था, उस टाइम पर जो जू से मिली थी और उसने उसे कई सारे सजेशंस भी दिए थे। वो अपना सब कुछ छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ईजू रहने के लिए आ गई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो कि अब उसका हस्बैंड है, प्रेग्नेंट होने के बाद वो पान को छोड़कर भाग गया। वो आज प्रेगनेंसी की हालत में उसे रिवर में सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन जू को बचाते हुए उसने अपने होने वाले बच्चे को भी बचाना ज़रूरी समझा। जू की हालत भी पान की तरह सेम ही है। सालों पहले ब्रेकअप के बाद भी उसे दाई फिर से मिल गई थी, लेकिन इस बार शायद उसने हमेशा के लिए उसे खो दिया है। अब दाई के बिना ये सक्सेस, पैसा और डायरेक्टर बनना उसे किसी काम का नहीं लगता। इसीलिए वो अपने होम टाउन चोंगकिंग जाकर वहाँ पर अपने पेरेंट्स की तरह एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट खोलने का डिसाइड करता है और पान भी वहाँ पर उसके साथ एक ग्रास जेली का स्टॉल ओपन करने का डिसाइड करती है। वैसे भी हॉटपॉट को ग्रास जेली का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। इस तरीके से अब दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। एक ही रेस्टोरेंट में जू हॉटपॉट और पान ग्रास जेली बनाती थी। देखते ही देखते उनका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। एक साथ काम करते करते पान, जू और शेनविक फैमिली बन चुके थे और रेस्टोरेंट ओपन होने के बाद जू ने पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में खुश रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये सब बातें जू ईयर 2025 में टोंग से बोल रहा था। दाई के बारे में उसे न्यूज़ और इंटरनेट पर पता चल जाता है और वो उसकी सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा खुश है। दाई की डायरेक्टेड मूवीज़ और ड्रामा वो सब कुछ देखता है। अब यहाँ पर टोंग के मुताबिक जू जो बातें दाई से मिलकर नहीं बोल पा रहा, वो उस नॉवल में लिखकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। इससे अच्छा है कि वो बीजिंग आकर उसके प्रोड्यूसर फ्रेंड से मिले और उसके नॉवल पर मूवी बनाए।
पर जू अब किसी भी कीमत पर बीजिंग वापस नहीं जाना चाहता था। दूसरी तरफ शेन अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ अपनी फोटोग्राफी की एग्जीबिशन कर रही थी, जहाँ पर उसने दाई को भी बुलाया था। इस सब के अंदर पूरी मेहनत शेन की थी। उसके बॉयफ्रेंड ने सिर्फ एग्जीबिशन का इंतजाम किया था, फिर भी एक भी फोटो पर शेन का नाम नहीं था, जो बात दाई को बहुत ज़्यादा गलत लगती है। कम से कम शेन को उसके काम का क्रेडिट तो मिलना चाहिए, लेकिन शेन के लिए पैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके आर्ट पीस अच्छे प्राइस में सेल हो जाए, उसे और क्या ही चाहिए। लेकिन दाई शेन को देखकर ही समझ गई थी कि उसके काम का क्रेडिट ना मिलने से शेन दुखी है, फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ बोल नहीं पा रही। वहीं पर दाई की भी एक फ़ोटो लगी हुई थी। जब उसकी पहली डायरेक्टेड मूवी को अवार्ड मिला था, उसने उस अवार्ड को इस तरीके से पकड़ा था जिस तरीके से उसकी माँ ने एक बार उन्हें अवार्ड मिलते टाइम पकड़ा था, जो देखकर दाई काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसी टाइम शेन का बॉयफ्रेंड आकर उसे एक कस्टमर के बारे में बोलता है, जो कि उनके सबसे कॉस्टली फ़ोटोज़ खरीदने के लिए आई थी। वो दाई से भी मिलना चाहती थी। ये सुनकर शेन और दाई उस पर्सन से मिलने के लिए जाती हैं, जो कि और कोई नहीं जेई थी। इतने सालों बाद जेई से मिलकर दाई काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जेई उसे अपने बेटे टिमी से मिलवाती है, जो कि अब 7 साल का हो चुका है। साथ ही वो दाई को अपने न्यू हस्बैंड से मिलवाती है, जो कि शॉकिंगली यान था। दोनों का बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ था और दोनों की शादी कैसे हुई इस बात को लेकर दाई तो काफ़ी शॉक थी। तब जे उसे बताती है कि उसके पेट में मिस्टर लाओ का बेटा था, इसलिए मिस्टर लाओ ने उसकी हर डिमांड पूरी की, उससे शादी की। वो ऑफिशियली उनकी वाइफ बनी। ईयर 2017 में वो न्यूयॉर्क में एमबीए करने के लिए चली गई और अपनी डिग्री पूरी करके अपने बेटे टिम्मी के साथ जब वो वापस बीजिंग आई, तब मिस्टर लाओ पैरालाइज्ड होकर हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे। 5 बेटियां होने के बाद भी उन्हें हमेशा से अपना बेटा चाहिए था। अब जब उनका बेटा उनके सामने है, तो वो ना ही उसे गोद में ले पा रहे थे और ना ही उसके साथ बाप बेटे की कोई मेमोरी बना पाए। मिस्टर लाओ की सेल्फिशनेस की वजह से ही जे की अच्छी खासी लाइफ, उसका प्यार, सब कुछ उससे छिन गया। पर एक फ़ायदा हुआ, जे अब मिस्टर लाओ की तरह अपने फ़ायदे के लिए लोगों से डील करना सीख गई थी। जब तक मिस्टर लाओ जिंदा रहे, जे ने उनका ख्याल तो रखा, लेकिन हर पल वो उसे कोसती रहती थी और उसकी गलतियां उसे याद दिलाती रहती थी, जिससे मिस्टर लाओ काफ़ी गिल्ट में मर गए। उसकी 5 बेटियों की तो पहले से ही शादी हो चुकी थी, तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी का मालिक मिस्टर लाओ और जे का बेटा टिम्मी बना। लेकिन मिस्टर लाओ की विल के हिसाब से टिम्मी के 18 साल के होने तक सब कुछ जे संभालेगी। पूरा एम्पायर अब जे के कंट्रोल में था। फिर जब एक दिन वो अपने होम टाउन गई, तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स और उसके भाई को जे से मिलने की खुशी से ज़्यादा उसकी अमीरी देखकर खुशी थी। वो लोग पहले से ही बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश थे। उसके आते ही वो लोग उससे न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे मांगने लग जाते हैं। इस दौरान जई अपनी नीस को घर की नौकरानी की तरह काम करते हुए देखती हैं। पैसा बचाने के लिए उसके पेरेंट्स और उसके भाई ने उस बच्ची को स्कूल भेजना ही छोड़ दिया था। तब जी अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ एक डील करती है कि वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें पैसा देगी, लेकिन इसके बदले उन्हें मी को स्कूल भेजना होगा और हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद वो बीजिंग में कॉलेज पढ़ने के लिए जाएगी, फिर हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएगी और उसकी स्टडी का पूरा खर्चा वो उठाएगी। लेकिन अगर उसने सुना कि वो लोग उसकी पढ़ाई को फिर से रोक रहे हैं और उसे घर के काम करवा रहे हैं किसी नौकरानी की तरह, या फिर उसकी शादी करवाने वाले हैं, तो वो उनके दिए हुए सारे पैसे पूरे इंटरेस्ट के समेत वापस ले लेगी और उनके ऊपर इतने केसेस लगाएगी कि वो लोग जेल से निकल ही नहीं पाएंगे। जे की इन बातों से डर कर उसके फैमिली मेम्बर्स अगले दिन ही उसे फिर से स्कूल भेज देते हैं। जे अपने सेल्फिश फैमिली मेम्बर से डील करना भी सीख गई थी। अगले दिन फिर वो खुद अपनी नीस को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। इतने दिनों बाद स्कूल आकर वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ऊपर से जे ने उसे एक डिज़ाइनर बैकपैक भी गिफ्ट किया था। जे नहीं चाहती थी कि वो मजबूरी में उसकी तरह किसी अमीर आदमी की मिस्ट्रेस बने, इसीलिए वो उसे एजुकेशन से इंडिपेंडेंट वुमेन बनाना चाहती थी। इस दौरान जे स्कूल के अंदर अपनी ओल्ड स्कूलमेट से मिलती है, जिसका नाम भी जेई था और उसी ने उसके नाम से इंस्पायर होकर अपना नाम भी बदल लिया था। अब उसकी वो क्लासमेट स्कूल टीचर बन चुकी थी और जे उसे काफ़ी ज़्यादा अमीर है। वो जे को अपने घर पर बुलाती है, जिसके लिए वो भी मान जाती है। उसकी क्लासमेट उसे अपने हस्बैंड और बेटी से मिलवाती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि यान था। दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर शॉक थे। 2012 में उनके ब्रेकअप हो जाने के बाद आज जाकर उनका आमना सामना हुआ था। अब वो भी यान से अपने पुराने ब्रेकअप का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों को लेकर बीजिंग आती हैं। वहाँ पर वो अपनी पुरानी क्लासमेट यानी कि यान की वाइफ को 1 मिलियन युआन ऑफर करती हैं, जिसके बदले उसकी क्लासमेट हमेशा के लिए यान से सभी रिश्ते तोड़ देती है और उसे कभी भी नहीं मिलेगी। यान ने एक बार जिस तरह मिस्टर लाओ के सामने जे की कीमत लगाई थी, आज उसी तरीके से जे उसकी वाइफ के सामने यान की कीमत लगा रही थी।
अगर वो जे को पैसे के लिए छोड़ सकता है तो उसे भी पैसे के लिए उसकी वाइफ छोड़ ही देगी, भले ही यान उसके सामने कितना भी रिक्वेस्ट कर ले। लेकिन जे उससे बदला लेकर ही रहती है और यान की वाइफ पैसों के बदले में भी उसे छोड़ देती है, जिसके बाद यान हमेशा के लिए अपनी बेटी और वाइफ से दूर हो जाता है। और इस सब के बाद जे यान से शादी कर लेती है। ये सब सुनकर दाई उसे समझाती है कि पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। मिस्टर लाओ ने उसका और यान का प्यार पैसों से तोड़ा था, तो अब जय ने क्यों मिस्टर लाओ की तरह पैसे का यूज करके यान का घर तोड़ा। पर जय के मुताबिक उसने यान का घर, उसकी शादी नहीं तोड़ी। यान हमेशा से उसका ही था, उसने सिर्फ उसकी वाइफ से यान को खरीदा है और अब वो उसका है। और अगर उसकी वाइफ सच में उससे प्यार करती तो वो पैसों को नहीं चुनती। वो तो सिर्फ यान को उनके ब्रेकअप का टाइम याद दिलाना चाहती थी। जब यान ने उसे छोड़कर 1 मिलियन युआन चुना था तब वो कितना हर्ट हुई थी, यही वो यान को रियलाइज करवाना चाहती थी। जिसके बाद वो फिर से मिलने का प्रॉमिस करके अपने बेटे टिमी और यान के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ टोंग यीशु के साथ अपना वेडिंग आउटफिट ट्राई कर रहा था। वहाँ पर यीशु जू की न्यू नॉवल को पढ़ रही थी, जिसे पढ़कर दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। उनकी फैमिली जरूर उनकी शादी से खुश है, उन्हें सपोर्ट कर रही है। और टोंग भी एक टाइम पर यीशु को पसंद ज़रूर करता था, लेकिन अब वो उसे प्यार नहीं करता और बिना प्यार के शादी करके दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। और उस नॉवल की स्टोरी में दोनों कपल भले ही एक दूसरे को बाय ना बोल पाए हों, लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे को खुशी से बाय बोलते हैं और ये शादी तोड़ देते हैं, जिसको करने का उनके मन के अंदर कोई भी गिल्ट नहीं था। इसके बाद रात को टोंग जू से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जू पान के साथ कुछ दिनों के लिए रेस्टोरेंट बंद कर रहा था, क्योंकि वो शेंशन को लेकर कहीं वेकेशन में जा रहे थे। टोंग उन्हें वेकेशन पर बीजिंग चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए पान और शेंशन मान जाते हैं। वैसे भी एक इन्वेस्टर उनके हॉट पॉइंट रेस्टोरेंट का एक फ्रेंचाइज बीजिंग में खोलना चाहता था। वहाँ पर वो लोग उस इन्वेस्टर से मिलकर बिजनेस की बात भी कर लेंगे, लेकिन जू अच्छे से जानता था कि टोंग उसे बीजिंग क्यों ले जाना चाहता है और उसे अपनी नॉवल पर मूवी बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन टोंग के मुताबिक जू दाई से डरकर बीजिंग में नहीं जाना चाहता। आज उसने अपने प्यार शैन को पाने के लिए अपनी शादी तोड़ दी है, तो जू को भी एक बार हिम्मत करके दाई से मिलकर सभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेनी चाहिए। ऐसे एक दूसरे से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। उसकी बात सुनकर जू को समझ नहीं आता कि वो क्या डिसीजन ले। अगले दिन फिर हम टोंग और शैन को दाई से मिलता हुआ देखते हैं। दोनों उसे वो नॉवल के राइटर से मिलने को बोलते हैं। उन्होंने राइटर को उनकी कंपनी में भी बुला लिया था, जो कि जू था, और वो चेयरमैन बोंग से नॉवल की कॉपीराइट के बारे में बात कर रहा था। उसी टाइम बोंग उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है और सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों शॉक थे, पर फिर विदाई एक अनजान पर्सन की तरह जू से मिलती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।